तो आकाशगंगाएं, आकाशगंगाएं क्या है? गैलेक्सीज। तो आकाशगंगाएं तारों, गैसों और धूलिकण का एक विशाल समूह है जो गुरुत्वीय बल के कारण सबको एकत्रित करते रहते हैं, ठीक है। और ये इतना विशाल होने के कारण ना इस आकाशगंगा को द्वीपीय ब्रह्मांड कहते हैं। तो आकाशगंगा का दूसरा नाम क्या हुआ? द्वीपीय ब्रह्मांड। ऑब्जेक्टिव में हो गया, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये क्या है, जैसे अक्सर गैलेक्सी मोबाइल यूज आज तो कहीं ना कहीं ये है, मान लीजिए आकाशगंगा है, ठीक है। अब इसमें सर्पिला, बेलनाकार, तस्तरीनुमा सब होता है। तो अभी फिलहाल ये समझिए, टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे जब। तो जैसे आकाशगंगा है, इसमें कौन कौन क्या क्या चीज है? तारों, ठीक है, धूलिकण, गैस इत्यादि का एक विशाल समूह है। जो इसका जो ग्रेविटी है ना, ये ग्रेविटी के कारण ये सभी आपको एकत्रित रखता है, ठीक है। सब इसी के है, तो इसलिए इसे द्वीपीय, इतना विशाल है, इसे क्या कहा गया? द्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा गया है। अब समझाने के लिए तो जितना डिटेलिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने कहा जैसे द्वीपीय ब्रह्मांड कहते हैं क्योंकि इसमें है। अब ये कहोगे, अब देखो ये ऐसे कितने भी आकाशगंगा हैं जो हम फर्स्ट टॉपिक में पढ़े थे, ठीक है। और जो सब अलग अलग होंगे, बेलनाकार होंगे आकाशगंगाएं, सर्पिलाकार होंगे, जो भी होंगे उस तरीके से होंगे, ठीक है। और बीच में जब ये विस्फोट में जब हम पढ़े थे उस सिद्धांत से हम पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे हम जनरली समझते हैं आकाशगंगाएं क्या है। तो आकाशगंगाएं फिर समझिए, आकाशगंगा क्या है? तारों, गैसों और धूलिकण का विशाल समूह है जो अपने गुरुत्वीय बल के कारण क्या है, सबको एकत्रित करते रहते हैं, और जिसके कारण इतना विशाल है कि इसे द्वीपीय ब्रह्मांड भी कहते हैं। तो द्वीपीय ब्रह्मांड ये भी आकाशगंगा है, जितने भी आकाशगंगा सब तो द्वीपीय ब्रह्मांड के ही होंगे ना, द्वीपीय ब्रह्मांड, ठीक है। तो ये चीज नाम दिया गया है। तो आप समझ के द्वीपीय ब्रह्मांड को ही आकाशगंगा कहा गया है और आकाशगंगा को ही द्वीपीय ब्रह्मांड कहा गया है, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसका पार्ट इसमें तो नहीं आ जाएगा क्योंकि जिसका इसका ग्रेविटी होगा और कोई पार्टिकल यहाँ है और ये यहाँ है, तो भाई ये अब कैसे होगा? किस केस में होगा? जब कोई एस्ट्रॉइड जो है किसी से टकराएगा और किसकी दिशा किधर मुड़ेगा तो कब लाखों करोड़ों साल में पहुंचेगा, क्योंकि अंतरिक्ष की बात पड़ रहा है। तो यहाँ आकाशगंगा आप समझ गए, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आकाशगंगाएं तारों, गैसों एवं धूलिकण का विशाल समूह है जो गुरुत्वीय बल के द्वारा एकत्रित रहते हैं, गुरुत्वीय बल के कारण एकत्रित रहते हैं। उनका आकार इतना विशाल है कि उसे द्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा गया है, ठीक है। दूसरा नाम हो गया। अब कहते हैं अंतरिक्ष में ऐसी अनेक आकाशगंगाएं बिखरी पड़ी है, परंतु उनमें से अनेक आकाशगंगाएं समूह में भी एकत्रित पाई जाती है। अब कहते हैं उन अनेक आकाशगंगाएं तो है, लेकिन इस यहाँ पे ये पॉइंट्स भी है आकाशगंगा, ये सब आकाशगंगाएं मिलकर एक नया सुपर गैलेक्सी जो कहते हैं वो बना है। तभी ना लोग, आप जो वीडियो जो सर्च करते हो तो दिखाता है, तो कहते हैं एनिमेशन में थोड़ा सा मजा आता है कि ये है, कल्पना जितना करो तो सब कल्पना ही, मतलब आइडिया ही लगा सकते हैं ना। कंफर्मेशन अब हाँ ही करना पड़ेगा, जब नहीं पता तो बहुत कुछ हाँ कहना पड़ेगा है, क्योंकि हम बुक के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। जितना जानो इतना कम है। तो वही कह रहे हैं कि इतने बहुत सारे गैलेक्सियों का भी एक समूह है, तो वो सुपर गैलेक्सी में उसका नाम होगा फ्यूचर में, ठीक है। ये सब इसीलिए कहते हैं। फिर कितना वैसे सुपर गैलेक्सी होगा, फिर उसके महा, फिर मतलब कितना मेटा फेटा कितना जाओगे आप, जितना जानोगे उतना कम है, यही चीज आप पे बता रहा है, ठीक है। तो कहते हैं ऐसी अनेक आकाशगंगाएं बिखरी पड़ी है, परंतु उनमें अनेक आकाशगंगाएं समूह में भी एकत्रित पाई जाती है, ठीक है। ब्रह्मांड के फैलते हुए पदार्थ सर्वप्रथम टूटकर बिखर गए। अब जो हम पढ़े हैं महाविस्फोट के सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी और स्पंदमान दोलेमान, जो भी ऑसिलेटिंग पसिलेटिंग थ्योरी जो भी, तो उसमें क्या पढ़े हैं? ब्रह्मांड के फैलते हुए पदार्थ सर्वप्रथम टूटकर क्या करता है? बिखर गए हैं, और फिर अंतरिक्ष में गैसीय पदार्थ के अरबों द्वीप निर्मित हो गया। और वो जो जब ये टूट के बिखरे हैं तो अंतरिक्ष में जैसे गया ठंडा, मतलब जो भी हो गया होगा, तो अंतरिक्ष में बहुत अरबों पदार्थ के रूप में टुकड़े टुकड़े में निर्मित हो गया है। ये गैसीय द्वीप तथा आद आकाशगंगाएं अपनी अपनी घूर्णन गति के साथ घूर्णन करने लगी। तो जिसका जो कैपेसिटी है, ठीक है, जैसे कहते हैं यहाँ पे ब्रह्मांड में, जैसे हम पिछले में पढ़े हैं, मतलब पिछले अभी पढ़े हैं कहने का तात्पर्य, तो उसमें क्या है, पिछला आप टॉपिक देख लीजिएगा, कहने का तात्पर्य वीडियो के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो जैसे अभी पढ़े हैं, तो उसमें जितने भी है
ठीक है। जब पदार्थ जैसे निर्माण हुआ तो सब भी जो विस्फोट हुआ था फैल रहा है जो, तो जब अरबों किलोमीटर दूरी पे चला गया या कितने कितने दूरी पे चला गया तो वो सब क्या है, मतलब अपना अपना जहाँ जहाँ जगह तो वहाँ पे रुक के अपना घूर्णन गति करने लग गया, सब कहाँ कहाँ चलने लग गया जैसे, ठीक है। कोई कहीं पे कोई कहीं पे, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, ब्रह्मांड के फैलते हुए पदार्थ सर्वप्रथम टूटकर बिखर गए। सबसे पहले यहाँ से टूटा और बिखर गया। जैसे ब्रह्मांड था, मान लीजिए क्लोज बोलते हैं, तो ये ब्रह्मांड था, और जो हम स्टडी क्या महाविस्फोट के सिद्धांत पर थे, तो जब ये इसमें क्या है ना विस्फोट हुआ है या किसी तरह फैला है, अभी हम यहाँ पे आकाशगंगा की बात कर रहे हैं, तो जो बिखरा हुआ है, तो कोई यहाँ भागा, कोई यहाँ भागा, कोई यहाँ भागा, कोई यहाँ भागा, तो कहते हैं एक इसमें जिसका जो ग्रेविटी होगा ना, जिसके समकक्ष होगा, मतलब जहाँ पे जो आ गया होगा ग्रेविटी जो इसके अंदर, तो उसके अंदर वो घूर्णन अपना उसका परिक्रमा वो सब ये सब करने लग गए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारे आकाशगंगाएं का निर्माण हुआ है, तो इसका जितना कल्पना करें आकाशगंगा, ठीक है। तो कहते हैं अपनी अपनी घूर्णन गति कारण साथ घूर्णन करने लगे हैं। वे द्वीप जिनकी घूर्णन गति बहुत कम थी वे लगभग गोलार्धीय आकार प्राप्त कर लिए। अब कहते हैं वे द्वीप जिसका घूर्णन गति बहुत कम है, धीरे धीरे वो अपना गोलार्धीय मतलब लगभग गोल आकार प्राप्त कर लिए, जबकि अन्य अपनी घूर्णन गति के अनुरूप अलग अलग दीर्घता वाली दीर्घवृत्ताकार आकृतियों में ग्रहण किए। तो जिसका जितना स्पीड था घूर्णन करने की, उस हिसाब से अपना दीर्घवृत्ताकार वैसे कर लिए, लेकिन जिसकी घूर्णन शक्ति मतलब कम थी वो गोलार्धीय में परिवर्तित हो गए, ठीक है। कल्पना है। उल्लेखनीय है कि इन अधिकांश गैसीय द्वीपों में इतनी अधिक घूर्णन गति थी कि उनकी आकृति चौरस होकर तस्तरीनुमा हो गई। कहते हैं मतलब इतना घूर्णन गति थी कि पहले तो चौरस था, ठीक है, मतलब चौरस मतलब ऐसे 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 होगा, ठीक है, कैसे भी ऐसे, फिर धीरे धीरे जो घूर्णन अपने अपने कक्ष में करते, जो ये है यहाँ जा रहा है तो भाई हम यहाँ हैं तो हम यहाँ जाएंगे तो इसके साथ ही हो जाएंगे, तो ऐसे ही ये क्या हुआ, मतलब अपना घूर्णन करने लग गया। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि पहले जो है चौरस था और बाद में घूर्णन गति के कारण वो अपना अपना तस्तरीनुमा हो गया। तो तस्तरीनुमा इसलिए कहा कि प्लेट की तरह नहीं लग रहा है, ऐसे है तो प्लेट की तरह नहीं लग रहा है, तो इसलिए तस्तरीनुमा नाम दे दिया गया, ठीक है। तस्तरीनुमा हो गई, जिनसे कुछ सर्पिल भुजाएं भी निकल आई और कुछ सर्पिल आकार भी निकल आ गया। कैसे, मतलब जो सर्पिल सांप जो होता है ना, सांप की तरह जो बैठा रहता है, क्या वैसा समझिए ना, तो सर्पिल आकार हो गया, बेलनाकार हो गया, ऐसे ऐसे। तो ये है आकाशगंगा के डिफरेंट टाइप के। तो वो महाविस्फोट सिद्धांत के फैलते हुए कारण जो भी हुआ था ना, उसके कारण अभी भी ऐसा हो ही रहा होगा, क्योंकि महाविस्फोट सिद्धांत के वह जहाँ पे जिसकी अकॉर्डिंग सोचिए तो उस वो होगा, लेकिन हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो बुक में ये चीज़ है, इसके बाद इसके कहाँ यूज है, किस हिसाब से है, तो वो चीज़ अभी फिलहाल पेपर की तैयारी करें तो पेपर के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, ठीक है। ये जो बुक में है बुक के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि आउट ऑफ जाएंगे तो फिर कहेगा क्या आउट ऑफ पढ़ा रहे हैं, मतलब कहने का तात्पर्य एक तरफ से अगर इमेजिनेशन भी करने लगे और डिटेलिंग और भी कर सकते हैं, तो जितना लॉजिकली करे तो कहेगा क्या पढ़ा रहे क्या हो रहा है। तो इसलिए बुक के अकॉर्डिंग जब कभी पढ़ते हैं तो मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, कहते क्वेश्चन है 4 + 5 9 और मैंने आपको 9 + 6 बता दिया, तो कुछ लोग कहेंगे ये क्या फालतू पढ़ा रहे हैं, नहीं तो बुक में तो ये आया 4 + 9, तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ है, सो समझ कहाँ से आएगा, इसीलिए तो आप इसलिए डिटेलिंग उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं, बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि डीपली जितना जाए उतना कम है। तो आकाशगंगाएं की तस्तरीनुमा आकृति के केंद्र का निर्माण असंख्य आद तारों। तो आप देखिए आकाशगंगा, ये तो समझ गए आकाशगंगा धूल, बस इतना समझिए ना, आकाशगंगा में धूल कण और क्या है, गैसों का एक विशाल समूह है जो अपने गुरुत्व बल के कारण एकत्रित करते रहते हैं, जिसके विशाल समूह, और इसे ही हम द्वीपीय ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। और जो विस्फोट हुआ था, जो फैल रहा था, तो जो जहाँ गया उसी के अकॉर्डिंग अपना अपना जो धीमी गति के गोलाबी आकार पकड़ लिए, और जो जिसकी गति जैसी तेज थी घूर्णन, उस हिसाब से वो तस्तरीनुमा चौकोर उस हिसाब से गैलेक्सी में परिवर्तित हो गए, ठीक है। अब कह रहे आकाशगंगाएं की तस्तरीनुमा आकृति के केंद्र का निर्माण असंख्य आद तारों के आकाशगंगाओं के केंद्र के चारों ओर घूर्णन के द्वारा हुआ। अब कहते हैं आकाशगंगा की तस्तरीनुमा। अब चलिए, अब आकाश में विभिन्न पढ़े, अभी जैसे थोड़ा सा कि सर्पिलाकार, बेलनाकार, तस्तरीनुमा, तो वही कह रहे आकाशगंगा के तस्तरीनुमा आकृति के केंद्र का निर्माण, तो
जो है, जैसे मान लीजिए ये आकाश गंगाएं बना दी है, तो ये आकाश गंगाएं गैलेक्सी जो है, इसमें क्या है, पृथ्वी, सौरमंडल, सब कुछ इसी में होगा ना, सब कुछ इसी में होगा। कहीं कहीं जो भी हो, तारे, सूर्य जो भी है, ये आकाश गंगाएं जो भी है, जो बना है, तो इसमें असंख्य तारे हैं। तो वही कह रहे हैं कि असंख्य आद तारों के आकाश गंगाएं के केंद्र के चारों ओर घूर्णन करने लगा। तो असंख्य आकाश गंगा केंद्र जो सेंटर है, इसके चारों ओर क्या करने लगा, तो ग्रेविटी जो वही हो गया ना, तो सब इसके क्या हो गया, सब इसके घूर्णन करने लग गया, सब इसके घूर्णन करने लगा। जबकि इसकी सर्पिल भुजाएं उच्च विलीय धूलकण युक्त गैसों की धाराओं के द्वारा निर्मित हुई। जो सर्पिल वाला जो है, वो जो सर्पिलाकार है, ठीक है, सर्पिलाकार है कहने का तात्पर्य, तो वो सब क्या है, वो किससे हुआ, वो कहते हैं उच्च विलीयत धूलकण युक्त गैसें की धाराओं के द्वारा निर्मित हुई है। अब ये तस्तरीनुमा है, ठीक है, इसमें असंख्य तारे है, और इसमें गैसों, ठीक है, धूलकण, इस सब के द्वारा ये बेलनाकार, ये सिरपरिलाकार, ये सब हुआ है। जो आकाशगंगाएं के सामान्य घूर्णन के घेरे में आ गई और सर्पिल आकार में मोड़ दी गई। जो आकाशगंगाएं के घूर्णन में आ गई और सर्पिल आकार हो गई। इस कारणवश आकाशगंगाएं विभिन्न आकार की आकृतियों पाई जाती है। इसलिए आकाशगंगाएं का प्रकार अलग होगा, तो कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई बेलनाकार होगा, ठीक है, और इसके ऊपर परिक्रमा करेगा। तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये सिस्टमेटिक है कि आप जितना जानो, ठीक है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि कल्पना की पावर जो है ना, मतलब कल्पना, मतलब वो कल्पना नहीं सर, मतलब इमेजिनेशन करने की जो क्षमता है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे ये देखिए सर्पिलाकार, तस्तरीनुमा, बेलनाकार, देख रहे हैं ना, तो ये चीज जो भी है, देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे संरचना के अनुसार आकाशगंगाएं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अब आकाशगंगाएं तो समझ गए हैं, धूल, तारे और गैसों का, धूलिकण का जो भी है। अब कहता है ये इसको 3, मतलब आकाशगंगाएं को 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहला सर्पिलाकार, लिखिए आप लोग, लिखिए सर्पिलाकार। पहला हो गया सर्पिलाकार, सांप जैसे, ठीक है। दूसरा हो गया दीर्घवृत्ताकार, एलिप्टिकल, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार। तथा तीसरा हो गया अनियमिताकार, अनियमिताकार, जब ये नियमित नहीं है तो अनियमित, मतलब कैसा भी आकार पकड़ लिया। यहाँ पे अनियमिताकार, कोई किसी से कैसे अटैच तो पता नहीं है, तो आइडिया लगा सकते हैं ना। तो ये कहते हैं बहुत सारे ऐसे पाए गए हैं जो सर्पिलाकार और दीर्घवृत्ताकार, अनियमिताकार, ठीक है। इन 3 श्रेणियों में रखा गया है। किसको, आकाशगंगाएं को किन श्रेणियों में रखा गया, 3। कौन सा, दीर्घवृत्ताकार, सर्पिलाकार और अनियमिताकार, ये याद रहे, ठीक है, आकाशगंगा है। तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम सर्पिलाकार आकाशगंगाएं क्या है। अब देखिए स्पिरल, ठीक है, स्पिरल गैलेक्सीज कहते हैं, लिख लीजिए आप, हेडिंग दे दीजिए, सर्पिलाकार आकाशगंगाएं कहते हैं। सर्पिलाकार आकाशगंगाएं चौरस तस्तरीनुमा आकृति की होती है। अब देखिए जो भी, अब देखिए जब ये सर्पिलाकार है तो नाक कैसे बैठता है, समझ गए ना, चक्कर काटते बैठता है ना, कहने का तात्पर्य। तो वही कह रहा है। अब इसमें तो ये आपको डायग्राम बनाया गया, लेकिन ये तारे और गैसों धूलिकण का समूह है, ये तो पता होगा। एक मिनट यहाँ पे, चलिए यहाँ लिखिए, ये देखिए तस्तरीनुमा, सर्पिलाकार, ठीक है। ये सब क्या है, इसमें क्या है, तारे, धूलिकण और गैस, यही सब का समूह है ना, ये भी आकाशगंगाएं, क्योंकि इसका निर्माण कैसे हुआ है पता ही है। तो यही चीज है, सर्पिलाकार आकाशगंगाएं चौरस तस्तरीनुमा आकार, तो तस्तरी जैसे लग रहा है ना, तस्तरीनुमा आकृति की होती है, जिनमें एक केंद्रीय नाभिक होता है। जहां पे एक केंद्र एक क्या होगा, केंद्रीय नाभिक होगा, सेंटर में होगा ना, एक जो सेंटर होगा वो, इसको नाभिक बोल दिए, जैसे नाभि बोलते हैं ना, दोनों जो है तो नाभि बोलते हैं ना, तो हाँ, ये केंद्र जो है इसको नाभि बोल दिए, जिसमें एक केंद्रीय नाभिक होते हैं और उसके चारों ओर कई सर्पिलाकार भुजाएं होती है। तो इसके चारों ओर सर्पिल, मतलब सांप जैसे भुजाएं हैं ना, कहने का तात्पर्य ये तो हमने डायग्राम में ऐसे कर दिया ना, क्योंकि ये तो तारे समूह ऐसे होंगे ना। अब ये तो डिस्टेंस कितना इसमें कितना होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों होगा ना, जो हम AU में मापते हैं, जो पीछे हम पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्योंकि ये तो धूल, गैस और तारों का समूह ही है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे
कि जिसमें एक केंद्र नाभिक होता है और उसके चारों ओर कई सर्पिलाकार भुजाएं होती है। ठीक है, ये भुजाएं अंतर तारकीय पदार्थों एवं तीव्र उदीप्त युवा ताराओं। अब ये उदीप्त जो प्रकाश करते हैं वहां पे दीप्ति दीप्त का हो गया, मतलब कहने का तात्पर्य लाइट जो होता है ना, हाँ, तो यहाँ का उदीप्त जो कहते हैं जिसका निर्माण होता है तारा, तो वहां कहते हैं ये भुजाएं अंतर तारकीय पदार्थों एवं तीव्र उदीप्त युवा ताराओं से युक्त होती है। इसकी ये भुजाएं जो है, ये भुजाएं सब जो है सर्पिलाकार, ये सब जो जैसे कहते हैं ना उत्पन्न होता है, जो भी जिसके सापेक्ष में आगे गुरुत्व बल के कारण जो एकजुट हो गया, तो वहाँ पे एक पिंड का निर्माण हुआ, ये सब तारे बन रहा है, कोई क्या हो रहा है गैसों के धूलकण से। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि ये भुजाएं अंतर तारकीय पदार्थों एवं तीव्र उदीप्त युवा तारों से युक्त होता है। यद्यपि दो भुजाएं वाली सर्पिल आकाशगंगाएं सर्वाधिक पाई जाती है। कहती है, मतलब यहाँ पे कहते हैं कि यद्यपि दो भुजाओं वाली सर्पिल आकार की सर्वाधिक पाई जाती है, जो दो भुजाओं के सर्पिल आकार के आकाशगंगा जो है ना सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पे, मतलब ब्रह्मांड में, क्योंकि जितना नजर आएगा उतना ही कहेंगे ना, उस हिसाब से खाली कल्पना करिए नॉलेज के लिए, ठीक है। परंतु एक भुजा वाली या कभी कभी तीन भुजा वाली आकाशगंगाएं पाई जाती है, और कभी कभी इक्के भुजा वाली होती है आकाशगंगाएं, और कभी कभी तीन भुजा वाली होती है। ठीक है, ये होता है। तो सर्पिलाकार गैलेक्सी में तस्तरीनुमा होता है, चौरसी हुआ ना तस्तरीनुमा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है सर्पिल आकाशगंगाएं गैस और धूलकणों की प्रचुरता वाली होती है। अब जितने भी सर्पिलाकार आकाशगंगाएं हैं, जितने भी इस टाइप के होंगे आकाशगंगाएं, इसमें कहते हैं गैस और धूलकण की प्रचुरता मतलब जितना चाहिए उतना, ठीक है, कम नहीं। तो कहते हैं सर्पिल आकाशगंगाएं गैस और धूलकणों की प्रचुरता वाली होती है, जो उसकी भुजाओं के साथ साथ बादलों में वितरित रहती है। जो इसकी भुजाओं के साथ क्या होता है, इसके बादलों में वितरित मतलब फैलती रहती है। ठीक है, जो आकाशगंगाओं के उद्भव के दौरान प्रचुरता पाया जाता है। तो जब आकाशगंगाओं के उद्भव, जैसे उद्भव मतलब समझते हैं ना कि उसका उदय होता है, ठीक है, उद्भव के दौरान प्रचुरता में पाए जाते हैं, तथा वहां पाए जाने वाले तीव्रतम उदीप्त तारे, जो तीव्र गति से उदीप्त तारे लाल दानव के समान दृष्टिगत होते हैं। मतलब लाल दानव, अब लाल दानव किसे कहते हैं ये सब अभी नेक्स्ट टॉपिक जैसे ही होगा ना उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, के समान दिखाई दृष्टिगत होते हैं। जब नष्ट होने वाला रहता है ना तो उसी को ही लाल दानव कहते हैं, क्योंकि रेड में परिवर्तित होता है। फिर इसके बाद विलीन जैसे हम पढ़े थे, रेड शिफ्ट उसी हिसाब से है। ठीक है, क्योंकि दिखाई नहीं देता नष्ट हो गया। ठीक है, ये है लाल दानव के समान दृष्टिगत होते हैं। इनमें केंद्र से दूर पौध तारों का लगभग समान रूप से अक्षीय असीमित भुजाओं की तुलना में कम स्पष्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे इनमें केंद्र से दूर, जो तस्वीर में ये केंद्र से दूर प्रौढ़ तारों, अब युवा बोल दिया तो प्रौढ़, तो बुढ़ा मतलब कहने का तत्व समझिए, जिसकी ज्यादा आयु हो गया हो जिस तारे की, को लगभग समान रूप से अक्षीय समानित वितरण में भी पाया जाता है। परंतु इसके अधिकांश घटक तारों के अंतर्भूत धुंधलापन के फलस्वरूप यह तंत्र सर्पिल भुजाओं की तुलना में कम स्पष्ट होता है। तो उस प्रौढ़ जो है ना, वो सर्पिल भुजाओं की तुलना में वो कम स्पष्ट दिखाई देता है, मतलब होता है। अर्थात इन सर्पिल आकाशगंगाओं के केंद्र में आध तारे पाए जाते हैं, जबकि इनकी भुजाओं उच्च विलयित धूलकण युक्त गैस और धाराओं से निर्मित हुई है, जो आकाशगंगाओं के समान घूर्णन के घेरे में आ गई और सर्पिल आकार का मोड़ दे गई। तो जितने भी तस्तरीनुमा होगा, मतलब कहने का आकाशगंगा है, उसमें गैस धूलकण जो भी कह रहे, ठीक है, और उच्च विलयित, ठीक है, इस हिसाब से होगा। और घूर्णन जो है, जो भी सामान्य घूर्णन के घेरे में आ गई और सर्पिल आकार में मोड़ दी गई। ठीक है, ये है। अब जैसे अब कहते हैं जो रिसर्च हुआ होगा तो दुग्ध मेखला, ठीक है, एंड्रोमेंडा, ये सभी आकाशगंगाएं का नाम है। ठीक है, तो जैसे ये आकाशगंगा है तो दुग्ध मेखला कैसा है, इधर है उधर है, मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो ये चीज, तो ये आकाशगंगाएं है ना, तो यहाँ पे भी एक ब्रह्मांड, दुग्ध मेखला जब गया तो यहाँ पे भी सूर्य सब कुछ होगा, यहाँ पे भी एक ब्रह्मांड होगा, सूर्य ग्रह तारे सब कुछ होगा। तो हम तो जितना जाएंगे आइडिया ही लगा सकते, जितना रिसर्च कर सकते हैं। जैसे अंतरिक्ष में गए तो अंतरिक्ष बाहरी अंतरिक्ष, समझ रहे हो ना आप। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं, तो ये तो समझ गए आपने गैसो धूलिकण, और ये क्या होता है, क्या होता है, ठीक है।
तारो, ये हो गया। अब कह रहे हैं दुग्ध मेखला, यानी दुग्ध मेखला का ही दूसरा नाम दिया मंदाकिनी एवं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा एक ऐसी ही सर्पिल आकाशगंगाओं का उदाहरण है। तो दुग्ध मेखला और एंड्रोमेडा, दुग्ध मेखला का ही दूसरा नाम क्या दिया है? मंदाकिनी। आकाशगंगाएं का नाम है मंदाकिनी, ठीक है। दुग्ध मेखला, मंदाकिनी एवं एंड्रोमेडा ऐसी ही सर्पिल आकाशगंगाओं के उदाहरण है। सर्पिल आकाशगंगाओं का एक विशिष्ट प्रकार दंड सर्पिलाकार आकाशगंगाएं होता है। तो दंड वही बेलना, मतलब कहने का तो बेलन समझते हो ना, हाँ। तो जिसको दंड, जो गणेश भगवान जो रखते हैं, कहते हैं दंड दूंगा, कहने का तो वही कह रहा है सर्पिल आकाशगंगाएं का एक विशिष्ट प्रकार का दंड सर्पिलाकार आकाशगंगाएं हैं, जिसका केंद्रीय नाभिक में समान एक केंद्रीय दंड होता है, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए ये बेलन है, बेलन मतलब वही दंड, समझिए दंड है, दंड इसी को बोलते हैं ना। तो यहाँ पे भी केंद्रीय नाभिक होगा, और ये सब तारों गैसों से ही ये सभी बना होगा ना, और इधर भी तो होगा, जो इसका जो सेंटर ये होगा, कहने तो जो इसके ग्रेविटी होगा उसके अकॉर्डिंग जो है क्या होगा, खींचे हुए रखेगा ना सभी, इसमें तारों गैसों का भी इसमें भी समूह होगा ना। तो वही चीज कह रहा है कि दंड सर्पिलाकार आकाशगंगाएं हैं जिसमें केंद्रीय नाभिक के समान एक केंद्रीय दंड है। जैसे चलिए अभी ये समझिए, थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखिए, देख रहे होंगे बेलन के आकार यानी दंड आकार का, ये तो हम केंद्र का नाभिक, और यहाँ पे देखिए, ठीक है, और ये समझ रहे ना। तो यही चीज है। तो ये सब जानने के लिए है, ये सब पेपर में कितना आएगा नहीं आएगा इसकी लेकिन डिटेलिंग करें तो ठीक से कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज है जिसमें केंद्रीय नाभिक एक समान एक केंद्रीय दंड पाया जाता है। तो ये केंद्रीय दंड भी इसका नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ऐसी भी आकाशगंगाएं हैं। तो एक मंदाकिनी हो गया जिसको दुग्ध मेखला कहा गया है, मंदाकिनी का ही नाम, और एक एंड्रोमेडा जो अपने आकाशगंगा ऐसे कहते हैं कितने दूरी पे होगा, ठीक है। तो ये EU पे ही होगा। अब है दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाएं, अब ये तो हो गया आपका तस्तरीनुमा, ये सब दे दिया। अब दीर्घवृत्ताकार मतलब एलिप्टिकल में ऐसे होगा कुछ आकाशगंगाएं, ठीक है। गुलाबी से थोड़ा सा हट के कीजिए ना एक तरह से। अब कहते हैं दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाएं, कहते हैं दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाएं गोलाभीय तंत्र होती है। मतलब गोलाभीय जो होता है, जो ये मान लीजिए गोल है, तो पूरे गोल ना होके वो थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे हो जाता है। तो ये हो गया दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल, ठीक है। कहते हैं एलिप्टिकल गैलेक्सीज दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाएं गोलाभीय तंत्र होती है, ठीक है, जिनकी कोई स्पष्ट सुपरिभाषित आंतरिक संरचना नहीं होती है। जिनका स्पष्ट रूप से कह रहा है सुपरिभाषित, मतलब कोई भी आंतरिक संरचना नहीं होती है। इनमें कई सर्पिल भुजा नहीं होती है। इसमें कह रहा है जबकि ये दीर्घवृत्ताकार रहता है, इनमें कोई ऐसे नहीं होता है सर्पिल भुजाएं। मतलब कहने का तात्पर्य सर्पिल भुजा में ये देखे थे, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये आकाशगंगाएं है ना, तो ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे समूह जैसे बता हुआ है। तो ये तस्तरीनुमा तो हो गया। तो सर्पिल आकार के आकाशगंगाएं ना, भुजा सब है ना, तो उसी तरीके से कह रहे हैं इनमें कोई सर्पिल भुजा नहीं होती है इस आकाशगंगाएं में, ठीक है। दीर्घवृत्ताकार में वे गोलाभीय दीर्घवृत्ताकार या ये तस्तरीनुमा हो सकते हैं। ये पूरा मतलब तस्तरीनुमा दे दिया, लेकिन इसमें कह दिया कि इस तरह से भुजा इसमें नहीं होता है, ये गुलाब की होगा, ये है। और एक तरह से देखो तो सब वही है, ठीक है, ठीक है। तस्तरीनुमा हो सकता है। इन आकाशगंगाओं में अंतर तार के पदार्थ अल्प मात्रा में उपस्थित और अनुपस्थित होते हैं। अब यहाँ पे कहती है, यहाँ तस्तरीनुमा जो था, जो चौरस तस्तरीनुमा सर्पिलाकार में, तो यहाँ पे पूरी प्रचुर मात्रा जो कहते हैं, और यहाँ कहते हैं यहाँ पे उसकी तुलना में कम थोड़ा सा। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे अंतर तारकीय पदार्थ जो भी मतलब जो डिस्टेंस मेंटेन होता है ना, वो कह रहा है अल्प मात्रा में उपस्थित या अनुपस्थित होते हैं। अल्प मतलब थोड़ा कम हो गया, ठीक है। अब जब हम समझाएंगे ना तो अल्प समझेंगे, या हो सकता है पीछे दे भी दिए होंगे वीडियो में। और उनमें मौजूद तारे मुख्य रूप से वृद्धि या अपने उद्काशीय क्रम में काफी विकसित होते हैं, ठीक है।
अधिकांश दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाओं में उच्च संकेंद्रन विशेषकर केंद्र के निकट पाया जाता है। जो उसका उच्च संकेंद्रन जो भी होता है वो कहता है कहाँ पे पाया जाता है, विशेषकर केंद्र में। जो जो इस तरह के मतलब दीर्घवृत्ताकार में जो है ना उच्च संकेंद्रन जो होगा मतलब ज्यादा, वो कहता है सेंट्रल, पूरे सेंट्रल केंद्र में पाया जाता है उच्च संकेंद्रन, विशेषकर केंद्र के निकट पाया जाता है। अब तक ज्ञात आकाशगंगाओं में से लगभग 17% भाग दीर्घवृत्ताकार प्रकार का है। अब कहते हैं जितना भी आकाशगंगाएं का रिसर्च हुआ है और पता लगा है उसमें कह रहा है लगभग 17% जो है भाग है वो दीर्घवृत्ताकार प्रकार का है। मान लीजिए 100 हुआ है आकाशगंगाएं के रिसर्च उदाहरण, जिसमें कह रहा है 17 जो है ना 17 जो है आपका दीर्घवृत्ताकार प्रकार का आकाशगंगाएं है ये। अब 10 हुआ है तो 10 का 17% निकाल लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है, ये हो गया आपका। लेकिन मेन आकाशगंगा तो आप समझ गए, धूल गए, तारों का समूह है, ग्रह सब उसी में आ गए, पिंड सब, ठीक है। अनियमिताकार आकाशगंगाएं, अब ये क्या है, इरेगुलर गैलेक्सीज। अनियमिताकार 3 से नहीं बताए थे ना, कौन कौन सा, एक आपको बताया था सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार और अनियमिताकार। तो सर्पिलाकार तस्वीरुन्मा, चौरस तस्वीरुन्मा, दीर्घवृत्ताकार आपने गोलाभीय तंत्र में होता है, वो भी होता है, ये भी, तो उसमें उसकी मात्रा में थोड़ा सा इसमें बोल दिया गया है। अनियमिताकार में क्या है देखिए, अनियमिताकार आकाशगंगाओं का कोई सुनिश्चित आकार या संरचना नहीं होती है। जो अनियमिताकार है उसका कह रहे कोई संरचना ही नहीं है, जैसे वहां पे पढ़े थे ना आदि है ना अंत है स्टेरियोस्टेट थ्योरी में, उसी हिसाब से अनियमिताकार आकाशगंगाओं का कोई सुनिश्चित आकार या संरचना नहीं होती है। वे अत्यधिक विविधतापूर्ण दिखाई पड़ते हैं, परंतु वे सभी आकार में औसत से छोटे होते हैं और उनमें बड़ी मात्रा में अंतर तार के पदार्थ मौजूद रहते हैं। कहते हैं वे सभी आकार में औसत से छोटे होते हैं। अब उसका जब ये अनियमिताकार है तो ऐसा होगा, वो पता नहीं है, कैसा भी कह सकते हैं इसका मतलब। तो आकार में इन सब की जो हम तस्तरीनुमा और ये सर्पिलाकार, चौरस, सर्पिलाकार कहते हैं और एक दीर्घवृत्ताकार, तो उसकी तुलना में कह रहे हैं कि अत्यधिक विविधतापूर्ण दिखाई पड़ते हैं, परंतु ये सभी आकार में, सब आकार में औसत से छोटे होते हैं। मतलब जितना एवरेज होता है ना उसको कहते हैं छोटे होते हैं और उनमें बड़ी मात्रा में अंतर तार के पदार्थ, और उसमें जो संघन समझ लीजिए, यहाँ पे बड़ी मात्रा जब भी बोल दिया तो उसमें अंतर तार के मतलब जो थोड़ा थोड़ा जो भी अनियमित कर्म है वो सटा तो सटा मतलब इतने थोड़े कि चिपक मतलब 2 मिनट के, तो उस हिसाब से ब्रह्मांड में तो उसकी दूरी कितना होगा उस हिसाब से होगा ना अंतर तार के। तो ये कहते हैं अंतर तार के पदार्थ मौजूद रहते हैं। ये हो गया अनियमिताकार आकाशगंगा है, इसका कोई मतलब कोई आकार ही नहीं होता है, ठीक है। वो कैसे भी होगा, जहाँ पे होगा एक द्वीप टापू की तरह समझिए ना, जैसे कहते हैं ना है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे ऐसे करके वैसे समझ लीजिए, लेकिन पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन वहां पे संघन है, यहाँ पे यही चीज होता है, बहुत मात्रा है। तो खाली कल्पना कर सकते हैं, बस समझना है, क्योंकि पूछेंगे पेपर में तो कुछ और, लोग जानने के इच्छुक है तो अपनी अपनी हम दिया है तो उस हिसाब से तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे कल्पना पावर यानी इमेजिनेशन थोड़ा सा बढ़ता है कि चलो भाई सोचे। अब है एसओ आकाशगंगाएं। कहते हैं यहाँ पे खगोल वैज्ञानिकों ने आकाशगंगाओं के एक नए वर्ग की पहचान की है और लेटेस्ट वर्जन, 3 तो पढ़े थे जैसे अभी पढ़े ना, सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार और नियमिताकार। तो यहाँ पे एसओ आकाशगंगाएं, तो कहते हैं खगोल वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च करते हैं, जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, वो कहते हैं आकाशगंगाओं में एक नए वर्ग की पहचान की है जिसे एसओ का नाम दिया गया, एसओ आकाशगंगाएं, ठीक है। इन आकाशगंगाओं में एक केंद्रीय नाभिक और एक तस्तरी का आरंभिक भाग मौजूद होता है। तो जो ये जो लेटेस्ट जो हुआ हो गया है, तो जब ये तस्तरी बोल दिया तो तस्तरी तो बोल दिया और केंद्र भी बोल दिया, नाभिक का आरंभिक का भाग होता है। अब यहाँ पे देखिए एसओ आकाशगंगाएं, यहाँ पे देखिए कहते हैं खगोल वैज्ञानिकों के आकाशगंगा में एक नए वर्ग की पहचान की है जिसे हुए एसओ आकाशगंगा कहते हैं। इन आकाशगंगाओं में एक केंद्रीय नाभिक और एक तस्तरी का आरंभिक भाग मौजूद होता है। तो ये देखिए मान लीजिए तस्तरी है और इसका आरंभिक जहां से स्टार्ट हुआ है, आरंभिक मतलब इसी के आसपास लगभग में बात करते हैं, तो नाभिक जो है ना यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नाभिक यहाँ पे मौजूद होता है, केंद्रीय नाभिक, एक केंद्रीय नाभिक और एक तस्तरी का आरंभिक भाग मौजूद होता है।
लेकिन उनमें कोई सर्पिल संरचना, लेकिन इसमें कोई सर्पिल मतलब ऐसे संरचना नहीं होती है ऐसे, ठीक है। अब ये एक तरफ इधर है, तो जैसे अब देखिए, अब जैसे वायु, अब कोई ये मान लीजिए ये आग है और इसमें इसमें आग लगा हुआ है, तो हवा जिधर की होता है तिधर ये रहता है ना, तो ये यहाँ पे मान लीजिए ये नाभिक केंद्रीय बोल दिया, अब ये इधर की ओर रुख मोड़ेगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा इधर, फिर इधर की रुख मोड़ेगा तो इधर हो जाएगा, तो उस हिसाब से उन्हें नाम दिया होगा, ठीक है। कहते उनमें स्थित तारे प्रधानतः वृद्ध होते हैं और उनमें गैस की बहुत कम मात्रा दृष्टिगत होती है, यद्यपि गहरे धूल मेघ कभी कभी उनकी तस्वीर में दिखाई पड़ जाते हैं। तो वही कहते हैं कभी कभी इसमें गहरे धूल, तो कहते हैं सिर्फ बस रिसर्च हुआ है, खोज की पहचान की है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कैसा है, जैसे अभी हम कल्पना ही कर रहे हैं, अभी जो मैंने बताया ये भी कल्पना ही कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह हुआ नहीं, बस इन्होंने नाम दिया है SO आकाशगंगाएं, और उसमें बोल दिए हैं कि एक केंद्रीय नाभिक और एक तस्तरी का आरंभिक भाग मौजूद होता है। एक नाभिक, केंद्रीय नाभिक तो बोल ही दिया, और एक तस्तरी का जो है आरंभिक भाग वो मौजूद होता है, लेकिन कोई भुजा उजा सर्पिलाकार ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो ये पहचान किया, ये होता है। अब एक और लेटेस्ट, मसूराकार आकाशगंगाएं, ठीक है, लेंटिकुलर गैलेक्सी, कहते हैं ये ऐसी आकाशगंगाएं हैं के लिए प्रयुक्त शब्द है जिनकी आकृति काफी हद तक उभ्योलेंस बायो कॉन्वेक्स लेंस के समान होती है। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, तो बायो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, जैसे अब ये हम लेंस पढ़ते थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ते हैं ना, तो बायो, तो वही कह रहा है, कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये एक ऐसे हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया आपका, कह रहे मसूराकार आकाशगंगाएं, कहते हैं ये ऐसी आकाशगंगाएं के लिए प्रयुक्त शब्द है जिनकी आकृति काफी हद तक उभयोत लेंस, ठीक है, हाँ उभयोतल लेंस यानी बायो कॉन्वेक्स लेंस की तरह होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस पता है, तो बायो में आप समझ गए ना क्या होगा, ये मान लीजिए बायो सीधे कॉनकेव, तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये सब खाली रिसर्च ही हो रहा है, बस कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसी होती है, ऐसे है, ठीक है। अब है एक्टिव गैलेक्सीज, सक्रिय आकाशगंगाएं, तो आप लोग बस सुनना तो सुनिए, नहीं तो मैंने कहा बुक में दिया हुआ है तो बस पढ़ रहे समझा रहे हैं, क्योंकि जब कर रहे हैं पूरी तरह। सक्रिय आकाशगंगाएं हुए आकाशगंगाएं हैं जो सामान्यतः किसी अति संहत केंद्रीय स्रोत से भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, कहते हैं केंद्र से भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। एक अन्य पृथक संवर्ग तारक प्रस्फोट आकाशगंगाएं हैं जो उन आकाशगंगाओं के लिए उपयुक्त है जिनमें गहन तार के निर्माण के फलस्वरूप उच्च अवरक्त प्रदीप्ति की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि केंद्र में भारी मात्रा में ना ऊर्जा है, अब ऐसा आकाश जिसके केंद्र में इतना ऊर्जा है, यहीं से प्राप्त होता है, तो इसको नाम दे दिया एक्टिव गैलेक्सीज, ठीक है। तो ये सब कल्पनाएं हैं, तो ये चीज है अपना है। अब है एक वामन गैलेक्सीज, ड्रॉप्ड गैलेक्सीज क्या है, ठीक है। ड्रॉप्ड गैलेक्सीज क्या है, गैलेक्सी पढ़ लिए और उसके प्रकार पढ़ लिए, तो बस वही चीज लिखना है, और बस आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आप बायो कॉन्वेक्ट कर रहे हैं तो उस हिसाब से कीजिए। अब बामन, कहते हैं बामन ड्रॉप्ड गैलेक्सीज ऐसी आकाश गंगाएं जो अपने लघु आकार या मतलब अपने आकार जो जितना छोटा होगा या बहुत निम्न धरातलीय चमक या दोनों के कारण ही असामान्य रूप से धुंधली दिखाई पड़ती है, मतलब ऐसी आकाशगंगाएं जो धुंधली दिखाई पड़ती है, कहने का तात्पर्य वे वामन आकाशगंगाएं का नाम दिया गया है। मतलब उसका लघु आकार मतलब छोटा आकार होने के कारण जो देखते हैं ना, कहने का तात्पर्य जो भी रिसर्चर खगोल वैज्ञानिक जहां भी जा करके देखे जितना दूर से, कहने का तात्पर्य तो उन्हें धुंधला दिखाई दे पड़ती है, तो उसे ही वामन गैलेक्सी कहा गया है। जैसे प्लूटो को बौनाग्रह कह दिया कि बहुत सारे ऐसे पिंड है, तो बाद कि ऐसे इसको ग्रह का नहीं दे सकते, संज्ञा हटा दे, वैसी तरीके से। तो आप जो जहाँ से जैसे जैसे पता चलता है उस हिसाब से अपना नाम देते रहिए और पढ़ते रहिए, पेपर में आते जाएगा। अब वही चीज़ है ना, इंसान अब कैसे कहे, अभी ये चीज़ इंसान पहले बन जाए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कोई नहीं रिसर्च की, ठीक है अपनी जगह पर सब सही है, लेकिन इंसानियत रखते हुए, ठीक है।
चूंकि आकाश गंगाएं दानवाकार दीर्घवृत्ताकार से लेकर लघु आकार ये तक की निरंतर परास मतलब रेंज होता है वाले आकार में दिखाई पड़ती है, और अतः औसत आकार ये आकाश गंगाएं और वामन आकाश गंगाएं के मध्य विभाजक रेखा का काफी हद तक काल्पनिक ही है। तो ये सब कह रहे हैं काल्पनिक ही है, बस जान रहे हैं। तो ये यही सब है आकाश गंगाएं के प्रकार, ये सब ठीक है। अब कहते हैं यहाँ पे आकाश गंगाओं का रंग, ठीक है। तो इसका अलग करेंगे तो अपलोडिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, या पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। कर ही दे, चलिए कर ही देते हैं। आकाश गंगाओं का रंग, अब देखिए आकाश गंगाओं का रंग, कहते आकाश गंगाओं का रंग उनकी आयु के अनुरूप होता है। अब आकाश गंगा की आयु कितना है, तो कहते आकाश गंगाओं का रंग उनकी आयु के अनुरूप होता है, क्योंकि आयु ही उनके प्रकाश के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक है। आयु से ही, जैसे हम रेड शिफ्ट पढ़े थे, उसी के अकॉर्डिंग पता लगाएगा, ठीक है। उनके प्रकाश के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है आयु। सामान्यतः दीर्घवृत्ताकार एवं एसो आकाश गंगाएं सर्वाधिक लाल रंग की होती है। तो कहते हैं जितना भी दीर्घवृत्ताकार और एसो टाइप्स के जितने भी आकाश गंगाएं हैं उसका रंग लाल होता है, ये सब आकाश गंगाएं। अनियमिताकार आकाश गंगाएं भी युवा ताराओं की अधिकता के कारण लाल ही होती है। तो इनडायरेक्टली ये भी कह ना, अब अनियमिताकार में युवा तारा ज्यादा है, समझ गए। मतलब कहते जब कुछ ही समय हुआ है अभी इसका उत्पन्न हुआ, तब बना हुआ यही चीज। तो एक तरफ से दीर्घवृत्ताकार, अनियमिताकार और एसो टाइप की आकाश गंगाएं ना, जिसका जो है गैलेक्सी जो है इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। सर्पिलाकार एवं अनियमिताकार आकाश गंगाएं, मतलब सर्पिलाकार एवं अनियमिताकार आकाश गंगाएं औसत रूप से समान आकार एवं दीर्घवृत्ताकार एवं एसो आकाश की तुलना में अधिक चमकीले होते हैं। और जो जितने मतलब सर्पिलाकार जो है ना, इन जितने भी आकाश गंगा है इन सब की तुलना में जो है अधिक चमकीले होते हैं, और अनियमिताकार भी चमकीले होते हैं, क्योंकि वहां पे युवा तारे ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आकाश गंगा का रंग। तो लाल ही कहा गया है जनरली, तो ये आप इतना याद रहे कि लाल रंग होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया आकाश गंगा का रंग कैसा होता है तो लाल बोल दीजिएगा। चमकीला जब ये बोल दिए सबका, तो ऑप्शन में लिख रहा है तो सर्पिलाकार जो आकाश गंगा है सबसे ज्यादा चमकीला होता है, दस्तरी नुमा, समझ गए ना, ये चीज होता है। तो यही चीज है कि यही मल्टीपल चॉइस में यही होता है कि होता कुछ नहीं है, और जब आप पूरी डिटेलिंग करते हैं ना कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब पहले बोल देते कि आकाश गंगा कहते हैं उजला, व्हाइट, ब्लू, कुछ भी लिखते। अब यहाँ पे एक बार पढ़े हैं, जैसे आ गया टॉपिक में तो आ गया ना हमें लाल रंग का, तो लाल कहेंगे बस, नहीं तो आपका नंबर गलत हो जाएगा और आपको जो भी जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसमें आपका नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ जरूरी है इसके अकॉर्डिंग। तो यही चीज़ तो है कि जो बोल रहे हैं वही चीज़ सही है, ठीक है। चलिए, द मिल्की वे मंदाकिनी, ठीक है, या दुग्ध मेखला, द मिल्की वे जिसे कहते हैं मंदाकिनी या दुग्ध मेखला हमारी अपनी आकाश गंगाएं हैं। जिस आकाश गंगाएं जी के भाग है हम लोग वो मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला। वो कौन सा है, मंदाकिनी दुग्ध मेखला जिसे कहते हैं, या मंदाकिनी, ये हमारी आकाश गंगाएं है, जिसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए ये जो है तस्तरीनुमा मंदाकिनी जो है ना सर्पिलाकार में, तो ये इसी में सौरमंडल जो है ठीक है, हमारा सौरमंडल। तो ये हमारी अपनी आकाश गंगाएं हैं, ठीक है। मंदाकिनी या दुग्ध मेखला हमारी अपनी आकाश गंगाएं हैं। इस आकाश गंगाएं की एक विशेष विशेषता इसमें पाई जाती है कि अत्यंत चमकीली पेटी है, और जब ये चमकीली पेटी है तो आप समझ गए ना क्या है, सर्पिलाकार आकाश गंगाएं, ठीक है। बस जो इससे होकर लगभग पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, जो कहते हैं लगभग पूर्ण वृत्त, गोलाबीय, तो कहे ना जब ये सर्पिलाकार है तो गोलाबीय में हो जाता है। अब कहते हैं मंदाकिनी द लोकल ग्रुप नामक 24 आकाश गंगाओं का एक समूह का हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट्स, यहाँ पे जो रिसर्च किए हैं, कहते हैं मंदाकिनी जो हमारी अपनी आकाश गंगा, मंदाकिनी बोलिए, दुग्ध मेखला बोलिए, द मिल्की वे, ठीक है, द लोकल ग्रुप नामक, अब देखिए द लोकल ग्रुप, याद रखिए द लोकल ग्रुप नामक 24 आकाश गंगाओं में एक
समूह का हिस्सा है मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगाएं द लोकल ग्रुप नामक जो नाम अपना दिया गया है, जो रिसर्चर है हम, ठीक है, तो 24 आकाशगंगाओं के एक समूह का हिस्सा है। 24 आकाशगंगाओं के एक समूह है। जैसे अब सुपर गैलेक्सी, अभी इसमें मान लीजिए बहुत गैलेक्सी है, सब अलग अलग है, कस्तूरी नुमा, कोई सर्पिला, नियमित ऐसा होगा, तो 24 का समूह है, ठीक है। उसी में से ये जो हमारी है ना दुग्ध मेखला यानी मंदाकिनी, इसमें से कह रहे हैं का हिस्सा है वो आकाशगंगाएं। पृथ्वी से मंदाकिनी को देखने पर, अब पृथ्वी से देखिए मंदाकिनी को देखने पर इसमें प्रकाश की नदी के समान एक चमकती पेटी आकाश में दिखाई पड़ती है। यह करोड़ों तारों से निर्मित हुआ है। पृथ्वी से अगर देखिए तो कहते हैं देखने पर प्रकाश खाली प्रकाश ही दिखेगा ना आपको, इसमें प्रकाश की नदी के समान, खाली प्रकाश ही दिखेगा, क्योंकि तारों और ग्रहों का समूह है। मतलब सॉरी, तो ग्रह भी तो तारे के चमक से तो बहुत सारे असंख्य तारों होगा ना, जिसका भी अपना प्रकाश होगा, असंख्य तारे होंगे इसमें। तो वही चीज कह रहा हूं कि यहाँ पे कह रहा है देखने पर, जब पृथ्वी से देखते हैं जब मंदाकिनी को, मतलब अपनी हमारी आकाशगंगाएं को, तो कहते हैं नदी के समान, प्रकाश की नदी के समान एक चमकती पेटी आकाश में दिखाई पड़ती है। वह करोड़ों तारों से निर्मित हुआ है, ठीक है। कल्पना नहीं कर सकते कितना है। यह दुग्ध मेखला एक सर्पिलाकार आकाशगंगाएं है, जो मैंने पहले कहा, अपने आप आइडिया लग जाएगा। इसका मुख्य शरीर, अब यहाँ पे मुख्य शरीर मतलब आकृति आप दे दिया एक तरह से, तो तस्तरी के समान है। जब ये है सर्पिलाकार तो तस्तरी होता है, ठीक है, जो लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष व्यास वाला है। अब देखिए सौरमंडल था सिर्फ 1 प्रकाश वर्ष वाला व्यास हमारा सौरमंडल, और ये पूरा जो है दुग्ध मेखला यानी अपना जो हमारी आकाशगंगा है वो कहते हैं लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष व्यास। 1 लाख, व्यास तो समझते 1 लाख, अगर ये गैलेक्सी मान लिए तो गैलेक्सी के हिसाब से देखिए तो कितना होगा, एक प्रकाश कहते हैं 1 लाख प्रकाश वर्ष। ये गैलेक्सी की बात कर रहे हैं। कौन सी गैलेक्सी? तो हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी दुग्ध मेखला जो बोलिए, इसका कहते हैं 1 लाख प्रकाश वर्ष व्यास होगा लगभग, जिसके मध्य में लगभग 16,000 प्रकाश वर्ष के व्यास वाला ग्लोब के आकार का नाभिक है। अब 16,000 प्रकाश वर्ष के व्यास वाला ग्लोब के आकार का एक नाभिक होगा, तो जो उसका उस मंदाकिनी के जो एक नाभिक होगा, जो सेंट्रल होगा, उसका व्यास कितना होगा? 16,000 प्रकाश वर्ष, ठीक है। कितना कैलकुलेट कीजिएगा, इसलिए खाली कल्पना कीजिए और खोए रहिए, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर से ही कल्पना कीजिएगा था प्रकाश का, तो बस याद रखिए 16,000 प्रकाश वर्ष। अब एक प्रकाश का वर्ष के कितने हिसाब से होता है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ी कर रहे हैं, तो इमेजिनेशन पे इमेजिनेशन चल रहा है, ठीक है। व्यास वाली ग्लोब के आकार का नाभिक है, 16,000 प्रकाश वर्ष के व्यास वाला, सिर्फ एक ग्लोब के आकार का, जो ग्लोब होगा ना उसके आकार का एक नाभिक है। ग्लोब मतलब कैसा भी हो सकता है वो ग्लोब, थोड़ा सा मतलब 19-20 भी हो सकता है, पूरा ग्लोब भी नहीं हो सकता है कहने का तात्पर्य। और जो तस्तरी नुमा है 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास वाला, ठीक है, लगभग ही बात हो रहा है। तथा इससे अनेक सर्पिल भुजाएं निकली है, और इन्हीं से कहते हैं बहुत सारे सर्पिल भुजाएं निकली है। इन्हीं भुजाओं में से एक पर हमारा सौरमंडल स्थित है। तो वही कहना ना जो है, और मान लीजिए जैसे एक मिनट, ये आकाशगंगाएं हैं, तो 16,000 प्रकाश वर्ष ये सेंट्रल है नाभिक, और इसमें ये सब सर्पिल आकार का जो आकाशगंगाएं हैं, तो इसी में किसी एक भुजा पर हमारा सौरमंडल है ना, बाकी कितने होंगे ना, एक में तो कितने होंगे, एक गैलेक्सी में कितने भुजाएं होंगे, क्योंकि इसका टोटल कितना है 1 लाख प्रकाश वर्ष व्यास, लगभग, ज्यादा भी हो सकता है, कह नहीं सकते, ठीक है। हाँ, यही कहने का तात्पर्य है, ठीक है। और जो हमारी मंदाकिनी है उसका कितना है, जो अभी कह रहे हैं ना, इसके मध्य में जो सिर्फ ये है केंद्र नाभिक, इसका 16,000 प्रकाश वर्ष जो है व्यास है। और इसी से कहते हैं जितना भी भुजा सब है ना, इसी पे एक भुजा पे हमारा सौरमंडल है, तो उस भुजा पे भी थोड़ा ऐसे घुमा हुआ है,
उस भुजा पे, तो वही क्या ना इसमें के सब एक दूसरे से लिंक होता है। तो कहते ना हमारा उसको कुछ हो रहा था, हमने उससे क्या मतलब था, हम उस पर बात नहीं कर रहे, अभी इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें उससे क्या लेना, कोई किसी को चाटा मारता थोड़ी कुछ होगा, चाटा मारता फिर बाद में क्या किच किच करता था, हम पढ़ाई करते थे डिस्टर्ब होता था, फिर उसको बोलते हैं, फिर हमसे लड़ाई होता है। कहने का तो उदाहरण यही चीज है। तो अब ये समझ गए सर्पिल भुजाएं निकली है, इन्हीं भुजाओं में से एक पर हमारा सौरमंडल स्थित है। ठीक है, इस आकाशगंगा में से 100 बिलियन, अब देखिए 100 बिलियन से अधिक तारे हैं, लगभग में बात हो रहा है, जो इसके केंद्र में के चारों ओर लगभग 230 मिलियन वर्षों में एक परिक्रमा पूरी करती है। सर चकरा रहा होगा ना, घबराइए मत, क्या करें, इसलिए तो थोड़ा सा फास्ट पकड़ लेते हैं, क्योंकि पेपर में भी इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा कल्पना पावर बढ़ता है और कुछ नहीं। तो ये तो आप सिंपल इससे देख रहे हो तो कहीं कल्पना ही करें, तो भगवान तो पहले कह दिए हैं तुम जितना आभास कर सकते हो, कल्पना भी करोगे कितना करोगे, जितना करोगे उतना कम है, खाली आभास करके भाई इतना हो सकता है, पूरा कल्पना भी ढंग से नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, इन्हीं भुजाओं में से एक पर हमारा सौरमंडल स्थित है। इस आकाश गंगाएं में 100 बिलियन लगभग से अधिक तारे हैं, और जो इसके केंद्र के चारों ओर लगभग 230 मिलियन वर्षों तक परिक्रमा करती है। तो ये जो 16,000 प्रकाश वर्ष का जो ये है, कहने का मतलब नाभिकीय गैलेक्सी का, तो ये सब सौरमंडल जैसे हमारा पर सौरमंडल है, ये इसकी परिक्रमा करने में 230 लगभग 230 मिलियन लगा देगा ये, फिर यहाँ आने पे हमारा सौरमंडल। तो सब की परिक्रमा करते हैं, जैसे हम इसकी परिक्रमा करते हैं, वो किसी और की परिक्रमा, वो किसी और की, हम इसके पीछे, तुम इसके पीछे, उसके पीछे, ऐसे चलता ही रहता है, कहने का मतलब तो चक्कर ऐसे ही। तो ये कहने का तत्पर है, कभी संजोग से हो जाए तो कहता है, क्या कहता है, वाह सोने पे सुहागा आ गए एक दूसरे के। ठीक है, तो हम तुम्हारी परिक्रमा करो, तुम मेरी परिक्रमा करो। ठीक है, जैसे सूर्य चांद की परिक्रमा करता है, चांद पृथ्वी चांद की परिक्रमा हो ही जाता है, बीच में आ जाता है, तो कभी कभी नहीं होता है, होता ही रहता है, क्योंकि यहाँ से पृथ्वी ऐसे घूमता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करता है ना, और चंद्रमा किसकी, इसकी। तो ये सब होता है। अब ये तो हम एक एक स्टेप है, तो वही इसको कितना दर्शाए, जितना दर्शाएंगे उतना कम है, तो इसलिए पॉइंट से तो इसको कभी कभी आपको दिखाता, आप देखो सर्च कर दो तो देखते हो, अरे यार कितना है, कितना जानेंगे यार दिमाग, इसीलिए। अब कहते हैं दुग्ध मेखला का नाभिक सूर्य से लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष दूर है। जो हमारा सूर्य है, कहने का तात्पर्य दुग्ध मेखला का नाभिक, जो हमारी आकाश गंगाएं हैं, उनका नाभिक जो सूर्य है हमारा, उससे 32,000 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना याद रखिएगा बताइए। यह गैस के एक घूर्णनशील तस्तरी के समान दिखाई पड़ता है। इस घूर्णन करती तस्तरी में व्यापक गतिविधियां चलती रहती है। ऐसी गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र आकाशगंगाएं के केंद्र के निकट पाया जाता है। यह निरंतर नवीन तारों का जन्म होता रहता है, और यह क्षेत्र में पहले से ही पूर्ण विकसित तारों से भरा हुआ है। और क्षेत्र पहले से पूर्ण विकसित तारों से भरा हुआ है। यहाँ तारों का घनत्व लगभग 1 मिलियन तारे प्रति घन पारसेक पाया जाता है। अब देखिए 3.26 प्रकाश वर्ष को कहते हैं पारसेक में यहाँ पे कन्वर्ट किया है। तो वही क्या है, जितना आप जानो उतना कम है। यहाँ पे आकाशगंगा का टॉपिक जो बुक के अकॉर्डिंग जो इतना है। अब जैसे अगला टॉपिक है तारे, तो इसमें तारे का उद्भव कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, जो रिसर्चर जो बताए हैं उसके अकॉर्डिंग हम तारे की पढ़ेंगे। तो यहाँ तो हम जैसे यूनिवर्स से ले रहे थे टोटल, तो यूनिवर्स के बारे में जाने, फिर आकाशगंगा के बारे में जाने। तो जनरली वही है, धूल कण गैस से निर्माण हुआ है। अब इसमें डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो किस पे कौन है, तो इसको अगर आप देखो क्या होता है, जितनी कहते हो ना, अभी एक घर है मान लो, और जीबी है, और छोटे छोटे हो गया, मतलब 1 फीट के हो गया, तो अभी 10 बाय 10 का घर है, तो कल को इतना सा हो जाएगा ना छोटा सा। जैसे साइज छोटा हो रहा है तो घर भी कितना बनेगा, छोटा छोटा बनेगा घर। 1 फीट का अगर आदमी हो गया तो घर 10 बाय 10 का बनेगा। आप बताओ, नहीं बनेगा ना। उस हिसाब से 10 बाय 10 सेंटीमीटर में हो जाएगा, हो सकता है सेंटीमीटर भी नहीं होगा, कुछ और निकल जाएगा।
तो वही है यहाँ पे तुम जिसके जी कहना कहें जितने भी भुजा है उस भुजा पर एक पेड़ है, तो वहाँ सौरमंडल जितना भी डीपली जाए उतना कम है। तो एक इससे आप होगा कुछ नहीं, आपको थोड़ा इतना जानने के लोग इच्छुक होता है समझ। तो पेपर के अकॉर्डिंग तो बहुत कम होता है, लेकिन पेपर में ये सब पूछ देते हैं, इसीलिए ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट तारे के मतलब लाल दानव तारे क्या है, तारे का उद्भव विकास, ये सब चीज़ हम करते हैं। ठीक है।